19 फरवरी 2023 फ्रांस ने इंडिया को ओपनली धमकी दे दी, अगर इंडिया ने रशिया के लिए यूक्रेन इन्वेजन को कंडेम नहीं किया तो वो अभी चल रहे G20 कॉन्फ्रेंस के किसी भी मीटिंग एजेंडा पर साइन नहीं करेगा। मतलब इन अदर वर्ड्स वो अब से इंडिया के किसी भी बात पर समर्थन नहीं करेगा। इनफैक्ट फ्रांस ने तो बाकी की कंट्रीज को भी ये धमकियां दी है कि कोई भी इंडिया को इस चीज में सपोर्ट करेगा तो उसे भी उसके भारी रिपरकशंस को भुगतने हो। लेकिन फ्रांस, जो इंडिया का एक काफी क्लोज एलाय देश है, वो अचानक से इतना एंटी इंडिया कैसे हो गया? सो फ्रेंड्स, पूरी पिक्चर ये है ना कि धमकियों के बस 5 दिन पहले रशिया ने फ्रांस को ओपनली ये चैलेंज किया था कि हमसे पंगा लेने का सोचना भी मत, वरना फ्रांस की नेपोलियन जंग वाली हार को फिर से दोहरा बैठे। मेरा नाम है गौरव ठाकुर और साल 1807 में फ्रेंच एम्परर नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने पूरे 6 लाख की आर्मी को लेकर रशिया पर हमला कर दिया था और वो रशिया के काफी अंदर तक पहुंच गए थे। लेकिन रशियन राजा जार अलेक्जेंडर I ने वॉर टैक्टिक यूज करते हुए इसका कोई जवाबी हमला नहीं किया। उल्टा जार ने तो अपने पूरे आर्मी को पीछे लेकर फ्रेंच आर्मी को और अंदर आने दिया। इससे नेपोलियन को ऐसा लगा कि रशियन सरेंडर कर रहे हैं, डर गए हैं और वो रशियन टेरिटरी के और भी अंदर घुसते चले गए। लेकिन देखते ही देखते फ्रेंच आर्मी के सारे सप्लाईज खत्म हो गए और अब ये फ्रेंच आर्मी इतने अंदर तक घुस चुकी थी कि काफी सारे सोल्जर्स बाहर निकलने के बजाय वहीं पर भूखमरी से मरने लग गए। और इसीलिए फिर नेपोलियन ने वापस लौटने का फैसला किया, पर पोलैंड पहुंचने तक वहां पर साइबेरिया का बोन चिलिंग विंटर आ गया और इस कपकपाती ठंडी में 6 लाख में से बस 10,000 सोल्जर्स ही बचे, जो आखिर में पोलैंड की वॉर में फिर हार गए और नेपोलियन भी पकड़ा गया। लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी, रशिया पर इन्वेजन करके फ्रेंच एम्पायर पूरी तरीके से तबाह हो गया और इसीलिए 19 फरवरी की तारीख को रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने फ्रांस के इन्हीं पुराने जख्मों को फिर से खुरेदते हुए पूरे मीडिया के सामने ओपनली चैलेंज कर दिया। और बस तब से तिलमिलाया हुआ फ्रांस रशिया पर अटैक करने का बस एक सही मौका ढूंढ रहा है और ये उसे मिला भारत के G20 समिट में। तो हुआ ये फ्रेंड्स, जैसे ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में बताया था कि फिलहाल इंडिया में G20 समिट शुरू हो गया है और इसी समिट की फाइनेंस मिनिस्टर मीट 24 फरवरी को होने वाली थी। उसके पहले इंडियन ऑफिशियल्स ने ये क्लियरली कहा कि G20 मीटिंग कम्युनिके में वॉर शब्द का यूज बिल्कुल नहीं होगा, उसके जगह पर वॉर को क्राइसिस या सिचुएशन कहकर एड्रेस किया जाएगा। इनफैक्ट इंडियन ऑफिशियल्स ने तो यह भी कहा कि रशिया पर लगे सैंक्शंस पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली इफेक्ट कर रहे हैं और कुछ कंट्रीज तो इस सिचुएशन से लिटरली इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। एग्जांपल के लिए देश जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये कंट्रीज अपने इकोनॉमीज को IMF के लोन्स पर चला रहे थे और अब इस क्राइसिस के चलते बैंकरप्सी तक यहां पर बात आ गई है। इंडिया के इस स्टेटमेंट पर फ्रांस एकदम तिलमिला गया और उसके फाइनेंस मिनिस्टर ब्रूनो ले मायर ने G20 मिनिस्टर्स की मीटिंग में कहा कि उनको इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी अगर इंडिया ने रशिया को कंडेम नहीं किया तो फ्रांस उस मीटिंग के कम्युनिके पर साइन ही नहीं करेगा। अब कम्युनिके जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट या एजेंडा होता है जिसमें मीटिंग में डिस्कस किए गए हर टॉपिक या पॉइंट को मेंशन किया जाता है, इस कम्युनिके पर जब तक सारे कंट्रीज साइन नहीं करते तब तक उसे रिलीज नहीं किया जा सकता, यानी इनडायरेक्टली समिट को ऑफिशियली सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा, जो इंडिया के इंटरनेशनल रेप्यूटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि हाल ही में इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। अब फ्रेंड्स, फ्रांस जैसे दोस्त की इन धमकियों के बावजूद भी इंडिया अपने स्टैंड पर पूरी तरीके से फर्म है और जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रशिया यूक्रेन वॉर पर रोक लगाने का रेजोल्यूशन निकला, तभी भी इंडिया ने इस मुद्दे पर वोट करने से एब्सटेन किया और अपना नेचुरल स्टैंड कंटिन्यू रखा। लेकिन फ्रांस यहाँ पर ऑलरेडी धमकी दे चुका है कि कोई भी इंडिया की बात को सुनकर वॉर इस शब्द को रिप्लेस करेगा तो उसे रेपरकशन भुगतने पड़ेंगे। अब फ्रांस का इतना हार्ड स्टैंड देखकर बाकी कंट्रीज ने भी इंडिया के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उनमें से सबसे पहला बैकलैश आया इटली और स्पेन के मिनिस्टर से। एंड यू नो व्हाट फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि इस पूरे मुद्दे में इंडिया की तारीफ करने वाला और हेल्प मांगने वाला यूक्रेन भी अब यूएस को जाकर ये कह रहा है कि वो इंडिया पर भी सैंक्शंस इंपोज करे, यू नो, जस्ट बिकॉज इंडिया रशिया के खिलाफ कुछ नहीं बोलना प्रेफर कर रहा है। सो एज यू कैन सी ओवर हियर नाउ फ्रेंड्स कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड आ चुका है कि इंडिया बड़े ही सतर्कता से दोनों पक्षों को बैलेंस करके चल रहा था, एक तरफ नेटो और एक तरफ रशिया एंड द ग्रुप, और अब इंडिया को फोर्स किया जा रहा है कि वो एक स्टैंड ले। बट यू नो व्हाट फ्रेंड्स, यूक्रेन की इस बात को मानकर यूएस का इंडिया पर ये सैंक्शंस इंपोज करना एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल है, बिकॉज यूएस जैसे देश की इकोनॉमी भी इफेक्ट होगी क्योंकि एज पर रिपोर्ट $77.02 बिलियन तक के इंपोर्ट्स हुए हैं 2021 में बिटवीन यूएस एंड इंडिया। सो यूएस कैन डेफिनेटली नॉट अफोर्ड टू लूज दिस ट्रेड।
अब एक तरफ ये चल रहा है, वहीं पर दूसरे तरफ 2050 तक इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ आने वाला है और इसमें सबसे ज्यादा फायदा और रेवेन्यू आईटी सेक्टर में जनरेट होगा, अराउंड 300 to 350 बिलियन डॉलर्स एनुअली। इस बढ़ते इंडस्ट्री के ग्रोथ को देखकर आप और मैं भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं एक डेटा एनालिस्ट बनकर। इसमें आपकी मदद करेगा कोडिंग इन्वेडर्स। इस प्लेटफॉर्म पर आपको क्विक स्टार्ट के साथ एक हाई पेइंग जॉब भी ऑफर मिलेगा आईटी सेक्टर में। आपको बस स्किल्स और जोश चाहिए सीखने का। अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी हो तो भी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इन्फोसिस, ZTV, हेक्साड, एटोस एटसेट्रा जैसी कंपनीज के प्रोफेशनल्स आपको यहां पर ट्रेन करेंगे और इस कोर्स में आपको 30 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स एंड बिजनेस केस स्टडीज, 1500 से भी ज्यादा एक्सेस असाइनमेंट्स और 2 लाइव सेशंस हर हफ्ते होंगे। और यहां पर आपको हार्ड स्किल्स के लिए SQL, पाइथन, एक्सेल भी सिखाया जाएगा। कोडिंग इन्वेडर्स के 100% प्लेसमेंट गारंटी के साथ यहां पर लोग जीरो से हीरो बन गए, तो आप भी बन सकते हो। इनके 300+ हायरिंग पार्टनर्स के थ्रू अब तक 20,000+ कैंडिडेट्स को 7.5 LPA वाले पैकेजेस मिली है। यूज करो मेरा कूपन कोड GET20 और पाओ 20% डिस्काउंट डेटा एनालिटिक्स कोर्स पर। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन नाउ। And now let's jump back to the topic. जिस वक्त यूक्रेन ने इंडिया पर डायरेक्ट एलिगेशंस लगाने के लिए अर्ज किया, उसी दौरान पूरे यूरोप यानी कि EU ने तो इंडिया पर थर्ड पार्टी सैंक्शंस लगाने की भी बात की है। सो जब EU असेंबल होकर रशिया पर 10th राउंड ऑफ सैंक्शंस इंपोज कर रही थी, उस वक्त उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसके मुताबिक जो भी कंट्री रशिया को इनडायरेक्टली वॉर लड़ने में सपोर्ट करेगा, यानी कि इंडिया जैसी कंट्री जो रशियन ऑयल खरीद कर इनडायरेक्टली इकोनॉमिकली उसे सपोर्ट कर रही है, उन पर भी अब से सैंक्शंस इंपोज किए जाएंगे। अब ये तो फिर भी EU नेशंस थे, जिसमें कई देश इंडिया के फ्रेंडली एलाइज भी हैं, लेकिन फ्रांस के दबाव में आकर इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त जापान भी अब इंडिया पर रशिया का विरोध करने का प्रेशर डाल रहा है। इनफैक्ट जापान ने तो इंडिया में हो रहे G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा ही नहीं, जो कि इंडिया के लिए क्लियर मैसेज था कि जापान इंडिया के वॉर शब्द नहीं यूज करने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। बट वो ओपनली कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उसे इंडिया की इंडो पैसिफिक में पकड़ अच्छे से पता है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि जापान के भी रशिया से कुरिल आइलैंड्स को लेकर काफी स्ट्रेच्ड रिलेशंस है, और इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग कंडेमिंग मैसेज कम्युनिकेट करते हुए इस मीटिंग के बस कुछ ही दिनों पहले जापान ने यूक्रेन को पूरे $5.5 बिलियन की मदद पहुंचाई। तो अगर देखा जाए ना फ्रेंड्स, तो वेस्टर्न अलायंस की ऑलमोस्ट हर कंट्री इंडिया को रशिया के अगेंस्ट स्टेप लेने के लिए फोर्स कर रही है। बट क्या आपको समझ रहा है कि ऐसा करने के पीछे वजह क्या हो सकती है? क्योंकि कुछ दिनों पहले ही हम सुन रहे थे कि इंडिया वंडरफुली हैंडल कर रहा है ये सारे कंट्रीज को अपने जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज के थ्रू, तो अब सडनली सारे कंट्रीज मिलकर हमारे अगेंस्ट इस मुद्दे पर गैंग अप क्यों हो रहे? वेल, इसका आंसर काफी सिंपल है, क्रिपलिंग यूरोपियन इकोनॉमी। सो यूरोप, जिसने आज तक वर्ल्ड वॉर्स जैसे 2 बड़े-बड़े बैटल्स का सामना किया है और अपने इन वॉर क्राइसिस से सक्सेसफुली उभरा भी है, लेकिन आज यहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग है। रशियन इकोनॉमी के ऊपर सैंक्शंस इंपोज करके उन्हीं का इन्फ्लेशन अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है, यानी कि 8.6% पर, जो माइंड यू इतना हाई है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी नहीं था। इसके अलावा अब इसके यूरोप पर इतने ग्रेव रेपरकशंस हुए हैं कि यूनिपर जैसी फेमस और सक्सेसफुल एनर्जी कंपनी को लॉसेस हुए, और उसे बचाने के लिए जर्मन गवर्नमेंट को यूनिपर को नेशनलाइज करना पड़ा। लेकिन वहीं पर इन सैंक्शंस के रशिया पर रेपरकशंस की अगर बात करें, तो एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इससे रशिया पर कुछ भी मेजर इंपैक्ट नहीं हुआ है, लिटरली कुछ भी नहीं। अगर लास्ट ईयर के ही स्टैट्स देखें तो रशिया की जीडीपी बस 2.2% से ही कम हुई है। मगर ये तो फिर भी ठीक है, बट IMF ने तो अपनी एक रिपोर्ट में क्लियरली ये बताया कि साल 2023 में तो रशिया की जीडीपी 0.3% से और बढ़ेगी। इससे साफ साफ ये नजर आता है कि रशिया पर लगाए सैंक्शंस का इंपैक्ट उल्टा यूरोप पर ज्यादा हो रहा है, और इससे यूरोपियन इकोनॉमी हैम्पर हो रही है। लेकिन एक तरफ जहां पर यूरोप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, वहीं इंडिया इन सैंक्शंस का रशियन ऑयल खरीदकर काफी फायदा उठा रहा है। इनफैक्ट अब इंडिया रशियन ऑयल का लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया है, और पहले के इंपोर्ट्स के कंपैरिजन में इंडिया 33 टाइम्स ज्यादा रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी एक दिन का 1.2 मिलियन बैरल्स। और इसका फायदा अगर मॉनेटरी टर्म्स में बताओ तो इंडिया आज के तारीख में साल के $3.6 बिलियन यानी 30,000 करोड़ रुपए बचा रहा है ये स्टेप लेके। और बस इसीलिए इंडिया वेस्टर्न अलायंस के टारगेट में आ गया कि भाई दोनों तरफ से मलाई मिल रही है इस देश को। बट यहां पर इसकी एक और एक वजह भी है। सो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन कई सालों से रशिया को G20 से बाहर निकालना चाहता है, और इस बार इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी ऐसा करने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रशिया को G20 से बाहर निकालना, वो भी उसके सबसे अच्छे दोस्त के हाथों, ये दोनों बातें एक तीर में 2 शिकार मारने जैसा होगा। और बस इसीलिए आज सभी कंट्रीज इंडिया के पीछे बहुत दबाव डाल रहे हैं, ताकि दुनिया की एक मेजर, स्ट्रॉन्ग और न्यूट्रल पावर
उनके कैंप को भी ज्वाइन कर ले और रशिया को एक बड़ा सेटबैक मिले। और इस सिचुएशन को मैंने काफी डिटेल में एक दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि क्यों इंडिया के कोऑपरेशन के लिए एक टग ऑफ वॉर चल रहा है ग्लोबली, जिसे आप इस वीडियो के बाद इंडिया टग ऑफ वॉर टाइप करके देख सकते हो। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा है ना कि G20 कंट्रीज में भी लिटरली दो साइड्स बन चुके हैं, एक वेस्टर्न अलायंस जिसमें ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया, और दूसरा रशियन साइड जिसमें है चाइना। और ये दोनों भी टीम सॉर्ट ऑफ टग ऑफ वॉर करके इंडिया को अपने साइड खींचना चाहते हैं। अब इंडिया के लिए इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ा ग्रेव चैलेंज बन गया है, क्योंकि एक तरफ ब्राजील, यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, जापान और जर्मनी जैसे देश है जो इंडिया के काफी इंपॉर्टेंट एलाइज है, और वहीं पर दूसरे तरफ इंडिया का टाइम टेस्टेड फ्रेंड रशिया। और इसीलिए इतने डिफिकल्ट चॉइस होने के बावजूद भी इंडिया ने फिर एक बार मोस्ट प्रोबेबली इस पूरे जियोपॉलिटिकल मुद्दे को काफी अच्छे से हैंडल किया है। हमने अपना फर्म न्यूट्रल स्टैंस दिखाते हुए किसी भी टीम की साइड नहीं ली, और मोर ओवर ये पहली बार नहीं है जब इंडिया ऐसा न्यूट्रल स्टैंस रख रहा हो। इस यूक्रेन रशिया इशू के शुरू से ही इंडिया अपने इसी स्टैंस पर कायम है। इनफैक्ट रशियन इन्वेजन के जस्ट बाद जब सर्गे लैवरोव इंडिया आए थे तो उसी दौरान यूएस और यूके ने भी अपने एनवॉयज को इंडिया भेजा था, जो रशिया को नंबर 1 थ्रेट बताकर इंडिया को अपने साइड में लेना चाहते थे। लेकिन इंडिया फिर भी नहीं माना, और इसीलिए हम पर और ज्यादा दबाव डालने के लिए कुछ महीनों बाद यूएस के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने इंडिया को अल्टीमेटम दे दिया कि इंडिया को अब ये न्यूट्रल स्टैंड लेना छोड़ देना चाहिए और कोई एक साइड चुन लेना चाहिए, और अगर इंडिया ऐसा नहीं करता तो हम उन पर भी सैंक्शंस और ट्रेड बैन्स लगा देंगे। अब इस धमकी के बावजूद भी इंडिया अपनी बात पर अड़ा रहा, और तब जाकर यूएस को भी ये समझ में आ गया कि इंडिया को झुकाना आज के तारीख में इतना आसान नहीं है, और इसीलिए दिसंबर से वेस्टर्न एलाइज ने इंडिया को कुछ बोलना भी छोड़ दिया। इनफैक्ट यूएस की एक स्पोक्स पर्सन ने तो ये तक कहा कि इंडिया एक सोवरेन स्टेट है तो उनके सारे डिसीजन सोवरेन ही होंगे, और इसीलिए इतने प्रेशर के बावजूद भी इंडिया अपनी बात पर अटल रहते हुए एक ही बार में यूएस और रशिया दोनों को विजिट कराया। सो जनवरी के लास्ट वीक में ही इंडिया ने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जी को ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए यूएसए भेजा, और उसी के अगले हफ्ते में यानी कि फरवरी में रशिया भेजा व्लादिमीर पुतिन के साथ सिक्योरिटी की बात करने के लिए। और ये पूरे दुनिया के लिए काफी क्लियर मैसेज था कि इंडिया किसी के प्रेशर में आने वाला नहीं है, हम हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से मैनेज करना बखूबी जानते हैं। एटलीस्ट हम उन कंट्रीज जैसे तो नहीं है जो दुनिया के सामने रशिया को क्रिटिसाइज करके उन पर सैंक्शंस लगवाते हैं और पीछे से रशिया से ही डील करते हैं। वेल, मैं बात कर रहा हूं ब्रिटेन की, जिसके बारे में जब संडे टाइम्स ने इन्वेस्टिगेशन की तब उन्हें कुछ शॉकिंग ट्रूथ्स पता चले। सो सैंक्शंस लगाने के बावजूद भी ना सिर्फ जून और जुलाई में ही ब्रिटेन ने $236 मिलियन का रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। वेल, यू वोंट बिलीव, बट ये ब्रिटेन ने अपने ही लगाए सैंक्शंस में एक लूपहोल को ढूंढ के टैक्टफुली इंपोर्ट किया। असल में ये सैंक्शन सिर्फ रशिया से इंपोर्ट होने वाले रिसोर्सेज पर था, तो ब्रिटेन ने यहां पर अपना थोड़ा दिमाग चलाया और यही रशियन क्रूड ऑयल उन कंट्री से इंपोर्ट किया जिन्होंने रशिया पर सैंक्शंस नहीं लगाए। और कुछ इसी तरह ब्रिटेन ने दुनिया से छुपाकर रशिया से ऑयल इंपोर्ट करके अपना दोगलापन जाहिर कर दिया। अब आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, जो ब्रिटेन ने किया क्या वो सही था? और अगर आपको यह सही लगता है तो ईरान जो छुपकर अपना अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बेस बना रहा है, यह चीज कितनी सही है? अगर ईरान के इस खुफिया न्यूक्लियर बेस के बारे में आप नहीं जानते हो तो अभी हाल ही में इसकी रिपोर्ट लीक हुई थी जो मैंने यहां पर डिटेल में कवर की है, यहां पर आप क्लिक करके देख सकते हो। और कमेंट सेक्शन में मुझे यह बताना कि नेटो के इस प्रेशर पर इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा इन द फ्यूचर, नीचे बताना। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी मिस ना करो। As always friends, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.